गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो? कल मैंने आप लोगों को कक्षा 10 का पहला पाठ पढ़ाया था विज्ञान विषय का। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, कल मैंने पहले आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, उसको समझ में भी आया होगा आप लोगों के। ठीक है, तो आज मैं आपको इसके आगे शुरू करते हैं। आज हम तो रासायनिक अभिक्रिया, कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया इनके बारे में कल मैंने समझाया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। जो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमारा भोजन पचना होता है, लोहे में जंग लगती है, दही दूध से दही बनता है। ठीक है, हमारी श्वसन की क्रिया होती है। ये सभी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में भी होती हैं। ठीक है, तो ये हमने कल आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, अभिकारक और उत्पादों को भी बताया था। ठीक है, तो अब हम आगे आज पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाएं, आज हम समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, इसको हटा देते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के आज हम बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण जो होती है वो क्या होती है? तो जो रासायनिक हमारी अभिक्रिया होती है, देखिए रासायनिक कोई भी अभिक्रिया हुई हमारी, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित माने दर्शाया। यहाँ पे दर्शाया भी कर सकते हैं, दर्शाया जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई हमारी, ठीक, तो वो हमारे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको रासायनिक समीकरण, कोई भी समीकरण द्वारा हम उसको दर्शाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई क्रिया हुई तो वो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हमें लिखना होता है तो एक पर्टिकुलर हम समीकरण लिखते हैं। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक, तो ये हमारी क्या हुई? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाता है। ये तो हमने एक रासायनिक अभिक्रिया बता दी आपको। अब हम इसको रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे? वो इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, तो वो हमारी हो गई रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। अब रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है ये देखिए। रासायनिक समीकरण में ये देखिए, रासायनिक समीकरण में इसमें क्या क्या होता है ये देखिए। रासायनिक समीकरणों में जो होते हैं अभिकारक, जो होते हैं हमारे अभिकारकों व उत्पादों, अभिकारक और उत्पाद के बारे में कल मैंने आपको बताया था आपको कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। जैसे फिर भी मैं आपको आज फिर बता दे रही हूँ कि उत्पाद और अभिकारक क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो हमने कल बताया था कि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, ये क्या मिलके बना रहे थे? जल बना रहे थे। ठीक, ये जल या पानी बना रहे थे। ठीक, तो हमारा इसमें जो है ये देखिए अभिकारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं। जो हमारे जो मिलके बना रहे थे, इस एरो के जो इधर थे, इधर वाले, ये देखिए, जो उस अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, जो हमारी क्रिया में हिस्सा या हमारे भाग ले रहे थे, वो क्या हो गए? ये दोनों हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए अभिकारक, क्योंकि इन्होंने इस समीकरण में, अभिक्रिया में इन्होंने ये भाग लिया है। इस अभिक्रिया में इन्होंने भाग लिया तो होगा ये अभिकारक। और जो
अभिक्रिया के बाद जो बनता है हमें, जो हमें प्राप्त होता है, वो हमारा होता है उत्पाद। ठीक, ये हमारा उत्पाद होता है। ये मैंने कल भी बताया था, फिर भी मैंने आपको आज फिर से बता दिया कि जो हमारी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो जो भी भाग लेता है, जो भाग माने हिस्सा लेता है, वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं। और जो उन से अभिक्रिया करके जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, वो हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में। तो क्या लिख रहे थे हम लोग, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों में, ठीक, पदार्थ के प्रतीकों, प्रतीक क्या होते हैं, ये देखिए प्रतीकों, या हम इसको लिख सकते हैं सूत्र। ठीक, अब यहाँ पे आ गया हमारा शब्द प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन। हमने ये तो पता है हमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके जो है ये जल बना रहे हैं। ये तो हमें पता है कि हमारी ये अभिक्रिया हो रही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं। ठीक, तो हम समीकरण में ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल नहीं लिखते हैं। समीकरण लिखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर उनका प्रतीक देना पड़ता है या सूत्र लिखना पड़ता है। जैसे कि हाइड्रोजन का क्या होता है, H। ठीक, फिर हम प्लस का कोई भी समीकरण लिखते हैं, जो जो भी इसमें भाग लेते हैं उनको उससे जोड़ के मिलाते हैं, यानी कि प्लस का निशान हम लोग लगाते हैं। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O2, इसका सूत्र होता है या प्रतीक होता है। फिर ये क्रिया हमारी हुई तो हमारा क्या बना, जल। जल, जल का प्रतीक होता है H2O। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया जिसे हमने समीकरण द्वारा निरूपित किया या हमने दिखाया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रतीक। प्रतीकों या सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल मतलब कि उपयोग या जो भी बोल सकते हैं आप लोग, इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये देख लिया आपने, रासायनिक उपक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित या दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण अभिकारकों व उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, ना कि हम उसका ऐसे ही नाम लिख देते हैं कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिख दिया। ये नहीं होता है। अगर कोई भी समीकरण लिखी जाती है उसको बाकायदा एक प्रतीक दिया जाता है, जो कि हम सूत्र भी जिसको हम बोल सकते हैं। प्रतीकों के साथ जो हमारे प्रतीक होते हैं, प्रतीकों के साथ उनकी अपनी एक साथ उनकी लिखो यहाँ पे, उनकी भौतिक अवस्था को भी निरूपित या दर्शाया जाता है। निरूपित या दर्शाया जाता है। अब हम ये भौतिक अवस्था क्या होती है, ये शब्द आया है भौतिक अवस्था। अब ये क्या होती है, ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि रासायनिक समीकरण को निरूपित कैसे किया जाता है। अभिकारक भी बता दिया आपको और उत्पाद भी हमने बता दिया। ठीक है, पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रतीक के भी बारे में बता दिया। प्रतीक के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी निरूपित किया जाता है। अब हमें बताना है ये भौतिक अवस्था। हमारी आपको पता है कि अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और एक हमारी होती है जलीय विलयन, जिसको हम एक्वेरियस कहते हैं। ठोस को क्या होता है, सॉलिड बोलते हैं ठोस को। द्रव को लिक्विड, ठीक, गैस को गैस, स्मॉल में लिखिए। ठीक, अब जलीय को एक्वस, ठीक,
एक्वस। ठीक, इधर लिखिए इसको। ठोस को कैसे लिखेंगे? सॉलिड, लिक्विड L, गैस G, और जलीय विलयन एक्वस होता है, सिर्फ इसका AQ लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारी भौतिक अवस्थाओं ऐसे निरूपित की जाती है। जैसे कि हमारी एक हमने जो समीकरण ली थी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो मिलके क्या बना? जल। ठीक है, जल बना हमारा। तो जैसे हमारा ये है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है एक, हाइड्रोजन गैस होती है। तो हमें इसको इसी तरह से तो लिखना ही होता है, इसके साथ में इसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में अवस्थाएं भी निरूपित करते हैं। जैसे गैस है तो इसके नीचे हमने G लिख दिया, ये जो इसका स्मॉल होगा ये वाला हम लिख देंगे गैस का G। ऑक्सीजन ये भी गैस है तो इसको G लिख देंगे। अब हमारा बना ये पानी, पानी क्या बना? एक लिक्विड बना। ठीक है, तो इस तरह से भी इसको निरूपित किया जाता है, तब हमारी जो भी समीकरण है वो सही मानी जाती है। ठीक, तो ये हमने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम एक एग्जाम्पल और भी लेके चलते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, हमारा मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्रिया करेगा किससे? ऑक्सीजन से। तो हमारा ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, अब इसमें मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की तो हमारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये तो हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, जिसमें कि हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए अभिकारक। ये हमारे अभिकारक हो गए, और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये हमारा बन गया उत्पाद। ये तो बताया था मैंने। ठीक है, ठीक, तो हमारी जो इस क्रिया में जिसने भाग ली वो अभिकारक हो गया, जो हमें प्राप्त हुआ वो ऑक्साइड हो गया। ये तो हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ये क्या हुई? रासायनिक ये अभिक्रिया हुई कि हमारे लिए एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब हमें इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में दर्शाना है, यानी कि निरूपित करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? इसके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इनके प्रतीक लिखेंगे। प्रतीक यानी कि सूत्र। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। फिर इसने क्रिया की किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, यानी प्रतीक क्या होता है? O2। अब इन दोनों ने जब क्रिया की तो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? MgO2, नहीं सॉरी MgO। ये हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी हो गई रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण तो हो गई, लेकिन अभी तक हमारी ये रासायनिक समीकरण पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे भौतिक अवस्था नहीं दिखाई। तो भौतिक अवस्था दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस ये हमारे लगाने जरूरी होते हैं। ठीक, सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, गैस तो गैस हो गई, और एक्वस AQ जलीय विलयन। ये हो गए हमारे, ये लगाने में जरूरी है, तभी हमारी ये रासायनिक समीकरण पूरी होगी। मैग्नीशियम क्या हो गई? मैग्नीशियम, ये देखिए मैग्नीशियम हमारी है गैस, ऑक्सीजन हमारी है गैस। ठीक,
MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा एक ठोस होता है, तो ये हमारा हो गया सॉलिड। अब हमारी ये रासायनिक समीकरण पूरी हुई। अब देखिए सब उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण, तो हो जाती है, लिख जाती है कि समीकरण हमारी बन गई। अब हमें ये देखना है कि ये हमारी समीकरण संतुलित यानी कि बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक, तो बैलेंस देखने के लिए हमें जितने हमारे किसी भी जो भी उसमें पार्ट लिया उसमें देखेंगे कि इसके परमाणु और इसके अणु सब सेम है कि नहीं है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिर्फ एक परमाणु है Mg, इधर भी चलो Mg एक ही है, ठीक है। इधर हो गए हमारे ऑक्सीजन के दो हैं, देखिए ऑक्सीजन O2 हो गए तो इसके दो परमाणु हो गए, तो इधर हमारा एक ही है। ठीक, तो ये हमारी समीकरण संतुलित तो नहीं है, ये असंतुलित हमारी समीकरण है। संतुलित करने के लिए भी प्रक्रिया होती है, वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, आपको अगले टॉपिक में जब मैं समझाऊंगी तब मैं आपको इसको समझाऊंगी किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। अगर कोई असंतुलित समीकरण है तो उसको संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक, अब जैसे जब कोई भी, अब जैसे वो है हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो क्या बना H2O, ये भी हमारी समीकरण जो है वो असंतुलित है। ठीक, तो जो असंतुलित समीकरण होती हैं, जो असंतुलित समीकरण होती हैं वह कंकाली समीकरण कहलाती हैं। उन समीकरण को हम एक नाम दिया गया है जिसको कंकाली समीकरण कहा जाता है। जो समीकरण असंतुलित समीकरण होती हैं वह कंकाली समीकरण कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया से समीकरण में कैसे निरूपित करते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। और उस समीकरण में कैसे हम भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब समीकरण को संतुलित करना है वो हम आपको अगले टॉपिक में समझाएंगे। आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं तक है। अब उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज की हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगा। कल हम लोग इसके इसी पार्ट के अगले टॉपिक को हम कल लेके आएंगे। धन्यवाद।